नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, हमारा चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए फुल पैकेज लेकर आया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आपका चैनल आपके सिलेबस को भी कंप्लीट कराएगी, इसलिए जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये मौका बहुत ही अच्छा है। आप सब इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और मैं नंदिनी मिश्रा आपकी ज्योग्राफी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। ये जो हमारा क्लास है वो क्लास 5वां है। इसके पहले मैं 4 क्लास ले चुकी हूँ। जिन लोगों ने हमारी वो 4 क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए और उन क्लास को अटेंड करिए, तो फिर इस क्लास को कंटिन्यू करिएगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ सम्मेलन हुआ था, जैसे कि हुआ था 2002 का तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किए थे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि 2009 का जो कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, कितने देशों ने भाग लिया था, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में जाने थे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि संसाधन का नियोजन कैसे करना चाहिए और संसाधन के नियोजन से क्या लाभ होगा और क्या हानि, इसकी क्या विशेषता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाने थे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि भारत में संसाधन का नियोजन, पार्टिकुलर भारत देश के बारे में हम लोगों ने जाना था कि भारत में संसाधन का नियोजन कैसे करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, किस प्रक्रिया से करना चाहिए, इसके बारे में। क्योंकि भारत एक विभिन्न देश है, भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ जलवायु है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के संसाधन भी विभिन्न हैं, इसीलिए हर देश एक भिन्न भिन्न प्रकार का ही होता है, वहाँ की जलवायु, वहाँ का संसाधन। तो हम लोगों ने भारत के बारे में जाना था क्योंकि अपना देश भारत है, इसलिए। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि संसाधन का संरक्षण कैसे होगा और अगर संरक्षित नहीं किया जाएगा तो इसका हम लोगों को दुष्प्रभाव क्या होगा, या संरक्षण किया जाएगा तो इसका लाभ क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। ऐसे संसाधन का जो संरक्षण है, इसी के अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया भी आती है, क्योंकि अगर संसाधन को नियोजित ढंग से उपयोग किया जाएगा तो उसका संरक्षण अवश्य होगा। तो संरक्षण के अंतर्गत ही एक नियोजन की प्रक्रिया भी है और संरक्षण के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि संसाधन नियोजन की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि होती है प्रारंभिक तैयारी, उसके बाद मूल्यांकन होता है, उसके बाद होता है अधिकाधिक उपयोग में लाने की योजना। ये सब के बाद हमारा क्लास यहीं खत्म हो चुका था। इसके बाद का आज का क्लास कंटिन्यू होगा। चलिए तो क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। क्या है? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। तो आइए जानते हैं कि सतत पोषणीय विकास होती क्या है। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। क्या है? ये एक आर्थिक विकास की ही प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना। यानी देश की वैसी आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि यानी बिना किसी दुष्प्रभाव के वर्तमान तथा भविष्य में भी, यानी दोनों वर्तमान हो या भविष्य दोनों में के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना, इसका उद्देश्य है। आइए कुछ पॉइंट है वो भी जान लेते हैं। समय परिवर्तनशील है, ये आप लोगों को भी पता है। समय के साथ विकास का अर्थ, स्वरूप तथा विकसित होने का मापदंड भी बदलता है। बिल्कुल सही है कि समय एक परिवर्तनशील है। कुछ समय
के बाद उसका जो विकास का अर्थ होता है वो बदल जाता है, विकास का जो स्वरूप है वो बदल जाता है, मापदंड होती है यानी मापने का तरीका होता है वो बदल जाता है। आइए एक उदाहरण है उससे हम लोग जानते हैं। उदाहरण है कि पहले विकसित देश की पहचान थी सेना या सोना, अर्थात यहाँ सेना से होगी आप लोगों की शक्तियाँ। ओके, जिस देश के पास जितना ही सेना होता होगा उसके पास उतनी ही शक्ति की पहचान मापी जाती थी। और सोना का मतलब होता था धन से, यानी आर्थिक सुदृढ़ता, यानी वो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, यानी उसके पास धन की कमी नहीं हो और ना ही शक्तियाँ की कमी। ये दोनों का तात्पर्य यही है। परंतु आधुनिक काल में आर्थिक विकास जो है उसका आर्थिक विकास पर बल दिया जा रहा है, ये पता है। हर काल में हर समय जो होता है उस पर आर्थिक विकास पे बल दिया जाता है, परंतु जो आर्थिक विकास होता है उसका जो माप होता है वो बदल चुका होता है। जैसे कि पहले सेना और सोना से था यानी शक्तियाँ और आर्थिक सुदृढ़ता, उसी तरह अब क्या है इसकी माप वो जानते हैं। आर्थिक विकास क्या है इसके बारे में आगे जान लेते हैं। इसका तात्पर्य राष्ट्र के सकल उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग इत्यादि से है। यानी राष्ट्र का जितना उत्पाद है, सकल उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद हम लोग जिसे बोलते हैं उससे है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है उससे है, और प्रति व्यक्ति जो उपभोग कितना करता है इससे है। किसका? आर्थिक विकास का तात्पर्य। यानी आर्थिक विकास का आप लोगों से परिभाषा पूछा जाए तो इसका परिभाषा यही होगा कि सकल उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग इत्यादि से है। ओके, हर तरफ आर्थिक विकास के कारण प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो रही है। यानी हर तरफ, यानी इसका तात्पर्य है हर देशों में, हर राज्यों में अपनी आर्थिक विकास अच्छा हो इसके लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है, यानी एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो रही है। हर देश ये चाह रहा है कि मैं शीर्ष पे रहूं, नंबर 1 पे रहूं। हर राज्य भी यही चाह रहा है कि मैं नंबर 1 पे रहूं, और इसी आर्थिक विकास के कारण लोग कंपटीशन से जूझ रहे हैं। तो आइए आगे है, चाहे वह देश विकसित हो या विकासशील, सारा देश अपने आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। बिल्कुल सही है। अगर विकसित देश को होना चाहिए कि वो अगर विकसित है तो वो संसाधन का गलत उपयोग यानी अंधाधुंध दोहन न करे, और विकासशील देशों को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए और उसे आवश्यकता पड़ने पर ही संसाधन का उपयोग करना चाहिए। परंतु यहाँ तो है कि विकसित हो, विकासशील हो या जहाँ विकास हो ही नहीं, सारा देश अपने आर्थिक विकास के कारण, अपने आर्थिक विकास की प्रतिस्पर्धा के कारण संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। अगर विकासशील जो देश है वो अगर संसाधन का उपयोग कर रहा है तो विकसित देश भी चाहता है कि हम भी करें। ओके, अधिक से अधिक उत्पादन, संसाधन का अंधाधुंध दोहन से अधिक उत्पादन होगा, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों न हो। यही यहाँ अधिक से अधिक उत्पादन से तात्पर्य है कि संसाधन का गलत उपयोग कर अत्यधिक उत्पादन करना। इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए कोयला, तेल या बिजली के अधिकाधिक उत्पादन पर जोर दे रहा है। यानी आर्थिक विकास, संसाधन का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इसके लिए लोग कोयले का, तेल यानी पेट्रोलियम, बाकी भी तेल होते हैं, बिजली का अधिकाधिक उत्पादन कर रहा है, जो कि एक गलत प्रक्रिया है। आइए एक यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं कि 1960 में यूरोपीय देश और अमेरिका में इसके कुछ अनपेक्षित प्रभाव का अनुभव किया। यहाँ अनपेक्षित का मतलब है कि जिस पे आप उम्मीद न लगाएं वैसा प्रभाव हो। आप चाह रहे हैं कि प्रभाव अच्छा निकले, परंतु उसके विपरीत अगर प्रभाव निकले तो उसे हम लोग अनपेक्षित कहते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव गलत हो और अगर अच्छा प्रभाव हो तो उसे भी हम लोग अनपेक्षित कहते हैं। आगे जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो 1960 में यूरोपीय देशों और अमेरिका में कुछ
अनपेक्षित प्रभाव का अनुभव किया। उनका अनुभव यह रहा, इस विकास के आंधी में गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जो ये देश विकसित हो या विकासशील हो, जो संसाधन का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, उससे आर्थिक विकास सुदृढ़ हुई या नहीं इसका पता नहीं है, परंतु गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। साथ ही साथ धनी लोग भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए अगला पॉइंट है, 1970 तक कुछ सुझावों को महत्वपूर्ण माना जाने लगा, जो इस प्रकार हैं। 1960 में तो ये सब आप लोगों को देखने में मिला था। उसके बाद जैसे 1970 आया दशक, तो कुछ सुझाव को महत्वपूर्ण माना जाने लगा, जो कि 1960 में नहीं करना चाहिए था। उस पर जोर दिया जाने लगा कि 1970 या आने वाले समय में क्या करना चाहिए जिससे संसाधन का उपयोग अच्छी तरह से हो, और जो देश कमजोर हो उसे भरपूर संसाधन उपलब्ध हो, और जो देश को संसाधन नहीं चाहिए उसे न के बराबर मिलना चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया। तो आइए क्या है जानते हैं। विकास के साथ धन का सम्यक वितरण होना चाहिए। ओके, यहाँ है कि आर्थिक विकास के साथ धन का भी वितरण होना चाहिए। सम्यक वितरण यानी आपका मानना होगा कि समान वितरण से, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जितना विकासशील देश को चाहिए उतना ही विकसित देश को, बल्कि यहाँ मतलब ये होगा कि विकासशील देश को विकसित देश की तुलना में अधिक संसाधन का उपयोग करने की छूट मिलनी चाहिए। विकास और समानता को साथ चलना चाहिए। ओके, अरे यहाँ पॉइंट 1 में एक और बात मैं बताती हूँ। विकास के साथ धन का सम्यक वितरण होना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि जितना विकसित देश जो संसाधन का उपयोग कर चुका है, कम से कम उतना संसाधन का उपयोग अब विकासशील देश को भी करना चाहिए। ओके, अगला है कि विकास और समानता को साथ साथ चलना चाहिए। उसके बाद है, विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विकास का अर्थ जो है वो सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं होना चाहिए, वो देश की शक्तियाँ या धन से नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ की जनता गरीब हो चाहे अमीर हो, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे भी मापा जाना चाहिए आर्थिक विकास को। आइए अगला है, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास के समान अवसर के साथ साथ लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों में समानता भी विकास के निर्मित विचारणीय और महत्वपूर्ण विषय है। यानी जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास के समान अवसर, यानी विकास हर क्षेत्र में समान होना चाहिए। इसके साथ अवसर के साथ साथ लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों में समानता भी विकास के निर्मित विचारणीय और महत्वपूर्ण विषय है। राजनीतिक और नागरिक अधिकार हर देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपका अगला पॉइंट है, आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया है। क्योंकि 1960 का मैं एग्जाम्पल जस्ट ही बताई हूँ कि उसमें न अमीर को फायदा हुआ न गरीबों को फायदा हुआ। इसीलिए 1960 के बाद जो 1970 में हुआ था, जैसा कि जस्ट पीछे बताई हूँ मैं, कि सुझाव दिया गया था, कुछ महत्वपूर्ण बातें को लाया गया था, तो उसके बाद लोगों ने राजनीतिक चरित्र को ग्रहण कर लिया। वैश्विक मामलों से संबंधित एक विद्वान समूह ने 1972 में लिमिटर्स टू ग्रोथ एक पुस्तक प्रकाशित की। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लिमिटर्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1975 में वैश्विक मामलों से संबंधित एक विद्वान के समूह ने किया था। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के बारे में बताती है। यानी जो ये पुस्तक है लिमिटर्स टू ग्रोथ, ये बताती है कि दुनिया में जो वर्तमान में जनसंख्या बढ़ रही है उसके से प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे
उसका विनाश हो जाएगा। इसके बारे में ये पुस्तक जिक्र करती है। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर सम्मेलन किए। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सहित और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर सम्मेलन किए। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक एक बर्टलैंड रिपोर्ट थी, और इसके बारे में मैं शायद आप लोगों की क्लास दूसरा जब क्लास में ली थी ना, उसी पे मैं बता रही थी। जिन लोगों ने हमारी क्लास को देखे होंगे तो वो अच्छी तरह से समझेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो जाइए आगे देख लीजिए, उसके बाद ही देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में विकास की निम्नलिखित जानकारी दी। आइए क्या जानकारी दी जानते हैं। विकास के अंतर्गत समाज के सभी लोगों के लिए बृहद सामाजिक और भौतिक कल्याण का समावेश होना चाहिए। यानी विकास के अंतर्गत समाज के सभी लोग, यानी जितने भी समाज में लोग हैं, उन लोगों के लिए एक बृहद सामाजिक यानी समाज का कल्याण कैसे हो, इस पर ध्यान और भौतिक कल्याण का समावेश करना चाहिए। ये इस रिपोर्ट की यही थी निम्नलिखित जानकारी। और भी है कि विकास का अर्थ सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। यानी मैं जस्ट पीछे बताई हूँ कि विकास का अर्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आर्थिक विकास से, बल्कि विकास का अर्थ है सतत पोषणीय विकास। यानी अभी भी उसका विकास हो और आने वाली पीढ़ी में भी। विकास का अर्थ यही है। आइए आगे क्या है जानते हैं। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को बिना प्रभावित किए हुए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे। यानी सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि जिसमें भविष्य में जो आने वाले लोग हैं, पीढ़ी है, कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति यानी उसका आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए वर्तमान में हम लोगों को अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए संसाधनों का। इसका मतलब यही है। यानी हम लोग सतत पोषणीय विकास से एक और बात बोल सकते हैं कि संसाधन का संरक्षण से तात्पर्य भी यही था सेम, कि हम लोग वर्तमान में संसाधन का संरक्षण करें। संरक्षण से तात्पर्य ये नहीं है कि आप कंजूसी करके उसका उपयोग करें, बल्कि संरक्षण से तात्पर्य ये है कि आप उसका उपयोग सही ढंग से और सही समय करें। यानी अगर आप थोड़ा सा संसाधन में अधिक उपयोग कर सकते हैं, अधिक वस्तुओं को बना सकते हैं, उसका अधिक उपयोग कर सकते हैं, तो फिर उस संसाधन का अधिक खपत क्यों करना। तो इसलिए संसाधन का संरक्षण से तात्पर्य कंजूसी से नहीं है, बल्कि उसके सही तरीके से उपयोग करने से है, जिसमें तकनीकी विकास हो, कुशल कारीगर हो। ये सबसे संरक्षण का तात्पर्य है, जैसा कि मैं बता भी दी हूँ पिछले क्लासों में। और सतत पोषणीय विकास का भी अर्थ से भी है। अगला है कि भारत और विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास के निम्नलिखित सुझाव हैं। भारत, क्योंकि भारत एक यहाँ की जो जलवायु है थोड़ा विभिन्न है, कहीं किसी तरह की जलवायु है, कहीं किसी तरह की, संसाधन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, और खास करके हम लोग भारत के हैं इसलिए सुझाव सही माना जाएगा। और खासकर बिहार जैसे विशेष रूप राज्य हैं, वैसा बिहार एक अति पिछड़ा देश है, इसलिए बिहार को यहाँ लिया गया। ऐसे भी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बिहार के 10th का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए है, तो इसलिए यहाँ बिहार के नॉलेज के बारे में आप लोगों को भी जानना आवश्यक है, और भारत के बारे में आप लोग भी जानते हैं कि ये एक विकासशील देश है। तो आइए क्या सुझाव दिया गया है वो जानते हैं, अब इसे फॉलो भी करना होगा बाद में। नहर की सुविधा बारे क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यानी जहाँ नहर की व्यवस्था हो वहाँ आवश्यक पड़ने पर ही सिंचाई करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इससे उत्पादन में कोई वृद्धि यहाँ होगी
वृद्धि नहीं होती परंतु जल की बर्बादी होगी। यानी अगर जहाँ नहर है वहाँ आवश्यक पड़ने पर अगर सिंचाई माना जाए तो सही है, परंतु अगर आवश्यक नहीं हो और फिर भी सिंचाई करना हो तो वो गलत तरीका है। सिंचाई ज़्यादा करने से उपज में तो ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, परंतु हाँ जल की बर्बादी जरूर होगी। तथा जल जमाव से मिट्टी की भूमि जो होती है उसकी उसकी जो उर्वरकता होती है वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि जल जमते जमते बहुत जमता है और उसके बाद जो भूमि अपनी उर्वरकता को धीरे धीरे छोड़ते जाती है और इस तरह से भूमि इतना उर्वरकता को नष्ट कर देती है कि ये बंजर की स्थिति में आ जाती है। और भी सुझाव हैं, देखते हैं क्या है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में खट्टे फल, चना, मूंग, बाजरा इत्यादि का उत्पादन करना चाहिए। यानी जो स्थान पे कम वर्षा होती है वहाँ खट्टे फल, चना, मूंग या बाजरा जैसे मोटे अनाज का उत्पादन करना चाहिए। ओके, ताकि वहाँ कम वर्षा हो भी और उत्पादन भी अधिक हो, क्योंकि ये सब फसल जो होते हैं वो तो कम वर्षा वाले स्थान पे ही होते हैं। तो इसलिए उससे आपके दो होगी लाभ। एक तो आपका ज़मीन का उपयोग भी बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि वो जो ज़मीन का उपयोग नहीं होता होगा वो भी होगा, और आपकी जल होगी वो भी बचेगी। असमतल भूभाग यानी बड़े भूभाग को छोटे टुकड़ों में बांटकर समतल करने से उत्पादन अधिक होती है। मानिए कि असमतल बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, वहाँ कोई उपज नहीं हो रही है, तो उससे अच्छा है कि आपका छोटा टुकड़ा में जमीन को बांटिए और उसे समतल करके उस पर उत्पादन करिए। ऐसे भी असमतल का मतलब होगा आपका कि जहाँ कहीं ऊंचा हो कहीं नीचा हो, इसका तात्पर्य होगा। तो इसलिए आप उस बड़े ज़मीन को छोटे छोटे खेतों में बांटिए और उसे समतल करने के पश्चात उसका उत्पादन करिए। उस पर उत्पादन भी अधिक होगी और आपका भूमि का सदुपयोग भी होगा और भूमि की उर्वरकता जो होती है वो भी बनेगी। नहीं तो अगर भूमि का उपयोग आप लंबे समय तक छोड़ दीजिएगा, उस पर फसल का उत्पादन नहीं करिएगा, तो वो भूमि अपनी जो उर्वरकता होती है उसे नष्ट कर देगी और वो धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। तो इसलिए इससे एक तो फ़ायदा है आपका कि उपज अधिक होगा, उसके बाद आपका भूमि का सदुपयोग होगा और भूमि बचत रहेगी, उसका जो उर्वरकता है वो भी बची रहेगी। नलकूप और नहरों से सिंचाई के नलियाँ का प्रयोग करना चाहिए। यानी नलकूप और नहरों से सिंचाई के लिए नलियाँ का, वो भी कैसी नली, तो कैसी पक्की ईंटों वाली नली का प्रयोग करना चाहिए। आइए इसका फायदा क्या है वो जानते हैं। नलियाँ पक्की करने का खर्च पानी के दुरुपयोग से अधिक नहीं होता, क्योंकि नालियाँ का खर्च जो होता है वो सिर्फ एक बार होगा, जबकि पानी की बचत हमेशा होती है। बिल्कुल सही बोला गया है कि नालियाँ पक्की करने का जो खर्च होता है वो सिर्फ एक बार होगा, या फिर उसके बाद लंबे समय बाद उसकी मरम्मत करने का बहुत समय बाद होती है। परंतु अगर आप पक्की नालियाँ का उपयोग नहीं करिएगा, डायरेक्ट खेत में नलकूप या नहर से पानी को पहुंचाइएगा खेत में, तो उससे आपकी जल जो होती है, पानी होती है, उसका गलत उपयोग होगा, यानी जो उसका दुरुपयोग होगा आपका। तो इसलिए आपको नालियाँ बनानी चाहिए, वो भी पक्की, और खेत से नहर से खेत में या नलकूपों से खेत में पानी पहुँचाने में ये एक अच्छा तरीका भी है और आपको समय भी कम लगेगा, ये सब चलते, और पानी की बचत होगी। मेन इसका पॉइंट ये है। सरकार को भी मिट्टी के अध्ययन के निर्मित प्रशिक्षित लोगों को गांव में उपलब्ध कराना चाहिए। यानी सरकार को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि मिट्टी के अध्ययन से जो लोग होते हैं जो कि खासकर मिट्टी का ही अध्ययन करते हैं, उन लोगों को गांव में उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो गांव की मिट्टी को अध्ययन करें और उसमें किस प्रकार की फसल को उपजाया जा सके, इसके बारे में लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। ओके, जिससे होगा क्या कि आपका जो भूमि है, जिसमें किस प्रकार की मिट्टी है, उसके अनुसार फसल उपजाई जाएगी
और उस फसल में क्या अधिक मात्रा में पाया जाएगा, इस पे डिपेंड करता है। और आपको अधिक उपज भी होगी और आपका जो भूमि होगा, मिट्टी होगा, उसका एक अच्छा तरह से उपयोग होगा। कृषि और पशुपालन के अलावा अतिरिक्त अन्य साधन जैसे कुटीर उद्योग, कृषि बाजार, रेशम उद्योग इत्यादि विकास में सहायक हो सके। कृषि और पशुपालन तो जान ही गए, उसके अलावा भी लोगों को करना चाहिए कुछ कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग बहुत कुछ होते हैं कि छोटा मोटा जो उद्योग होता है जिसे आप घर में या छोटी जगहों पे आप कर सकते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। कृषि बाजार यानी जहाँ कृषि का मूल्य निर्धारण होता है, कृषि को बेचा जाता है, खरीदा जाता है उसे। फिर या रेशम उद्योग इत्यादि विकास में भी एक सहायक माना जाता है। ये सभी लोगों को करना चाहिए, ये सभी एक आपके रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। बंजर एवं व्यर्थ भूमि पर वृक्षारोपण, चारागाह, पशुपालन जैसे काम करना चाहिए, क्योंकि बंजर भूमि पे तो उपज नहीं होती है, ये सबको पता है। एवं इसी जो है बंजर एवं व्यर्थ भूमि पर आपको वृक्ष रोपना चाहिए। वृक्ष रोपने से आपको बड़ी बड़ी वृक्ष रोपिएगा तो अगर फल देने वाला वृक्ष हो तो सही है, और अगर फल देने वाला वृक्ष नहीं भी होगा तो कम से कम वो आपके जो वातावरण है उसको शुद्ध रखेगा। उसके अलावा चारागाह होना चाहिए, पशुपालन होना चाहिए, जैसे काम करना चाहिए, जिससे होगा क्या, भूमिहीनों को भी रोजगार मिल जाएंगे। ये चारागाह, ये पशुपालन, ये वृक्षारोपण से कुछ भूमिहीनों को भी रोजगार मिल जाएंगे। निर्धन लोगों में भूमि आवंटित तो करना ही है, यानी जो लोग निर्धन हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास धन नहीं है, उनको तो भूमि देना ही है। साथ ही उन्हें आसान शर्तों पर वित्तीय और संस्थागत सहायता की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी निर्धन लोगों को भूमि देना चाहिए ताकि वो खेती कर सके, उस पर कुछ उपज कर सके या उनका जो मन है वो कर सके। साथ ही कुछ वित्तीय सहायता और संस्थागत सहायता, यानी वित्तीय सहायता से आपका तात्पर्य होगा कुछ उन्हें पैसा दिया जाए ताकि वो अपनी पूंजी को लगाकर उसका उपयोग करें जमीन का। जैसे आप कृषि काम करते हैं तो या उसके लिए आप पशुपालन काम करते हैं तो उसके लिए भी कुछ पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, वो करें। और संस्थागत सहायता यानी आप किस तरह से ये काम को करिएगा इस खेतों में, उसका थोड़ा जानकारी भी देना चाहिए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बाजार और परिवहन सुविधा बढ़ाकर विकास का मार्ग को खोलना चाहिए। आजकल खेती भी अच्छी हो रही है, कृषि भी अच्छी हो रही है, नाम अच्छी तरह से ही है एक, परंतु वहाँ बाजार और परिवहन की जो असुविधा है वो है। अगर बाजार यानी उसका मूल सही ढंग से होगा तो ये अच्छा है, लोग कहीं भी होंगे तो उसका एक ही मूल माना जाएगा। तो बाजार का तात्पर्य यहाँ से है। और परिवहन की सुविधा यानी लोगों को अपने गांव से शहर ले जाने में, अपने जो उत्पादन होते हैं, उपज होते हैं, उसको बेचने में थोड़ा परिवहन की कठिनाई को उठाना पड़ता है। तो इसलिए परिवहन की सुविधा और बाजार को विकास भी एक भारत के विकास के लिए अच्छा साबित होगा, या किसी भी राज्य के विकास के लिए। सरकार को निर्धन किसानों जैसे लोगों के लिए नई नई योजना बनानी चाहिए। सरकार को ये भी कदम उठाना चाहिए कि जो लोग गरीब हैं, किसान हो जैसे लोग हों, किसान गरीब हो और भी लोग हों मध्यम वर्ग के, उन लोगों के लिए ऐसी योजना बनाया जा सके जिसमें वो लोग रोजगार देखें और अपनी रोजगार खोजे उसमें। जैसे कि जैसे बताई हूँ, पशुपालन हो या फिर कुटीर उद्योग हो, चारागाह हो, या फिर सरकार को ये भी होना चाहिए कि जिस भूमि पर सरकार उपज कर रही है उन लोगों के लिए कुछ किसानों को भी बुलाए और किसानों को थोड़ी नॉलेज देनी चाहिए कि वो किस भूमि पे कैसे उपज करेंगे, निर्धन को पैसा देना चाहिए। ये सब सरकार को करना चाहिए। जब यह सुझाव माना जाएगा तो सतत पोषणीय विकास होने लगेगा।
बिल्कुल सही है। अगर लोग ये सब जो मैं बताई हूँ सुझाव, वो सब सुझाव को अगर मानते हों या माने, तो सतत पोषणीय विकास होने लगेगा और देश का आर्थिक विकास भी होगा। क्योंकि सतत पोषणीय अगर विकास होगा तो देश का एक आर्थिक विकास जरूर होगा। इसलिए जो सुझाव दिया गया है उसे आप या आपके परिजन को मानना चाहिए। तो अगर आपके परिजन ये सब करते हैं तो आप उन्हें रोक सकते हैं, बता सकते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमारा जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। मैं चैप्टर 1 की कम से कम 5 क्लास ले चुकी हूँ, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि मैं कितना डिटेल में पढ़ाई हूँ। ये आप लोग अगर हमारी वीडियो को देखते होंगे तो जानते ही होंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो मैं अगला क्लास लाऊंगी उसमें मैं सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की ही, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अब तक आप लोग जिन लोगों को नहीं बताएं अपने दोस्तों को, तो उनको बता दें, क्योंकि चैप्टर 1 कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। बस इसका अब क्वेश्चन आंसर करना होगा अगले क्लास में। तो ऑब्जेक्टिव लाऊंगी, उसके बाद का फिर देखा जाएगा, मैं बता दूंगी, अपडेट दे दूंगी आप लोगों को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और प्लीज़ जिन लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे हों, जिन लोगों को हमसे पढ़ने में इंटरेस्ट हो और थोड़ा भी फ़ायदा हो, तो वो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। प्लीज़ कम से कम आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मुझे ये पता है कि आप लोग अब तक भी हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो पर जितना व्यूज आना चाहिए उतना नहीं आता है। ऐसा तो है नहीं कि अब 10th क्लास में पढ़ने वाले लोग की संख्या ही नहीं हो। तो इसलिए आप प्लीज़ करके शेयर कर दें। और अगर आप लोग लाइक और शेयर करिएगा तो थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट बना रहता है, अच्छा लगता है कि हमारा जो वीडियो है वो अच्छा है। तो इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप शेयर करते जाइए, और शेयर करिएगा तो हम लोगों को भी फ़ायदा है और मैं पढ़ा रही हूँ तो इससे आपको भी फ़ायदा है। तो इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अगर फर्स्ट बार देखे हैं, ऐसे मैं बता दी हूँ कि जाके और वीडियो देखें, परंतु अगर हमारे इस वीडियो को फर्स्ट बार देखे हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर दें, और एक यहाँ बेल आइकन दिखेगा उसे क्लिक कर दें। आप बेल आइकन क्लिक करिएगा, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा। जैसे ही वीडियो लोड होगा किसी भी तरह का, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये एक स्टडी चैनल है, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगी बल्कि फ़ायदा ही होगी। तो इसलिए आप बेल आइकन दबा दें सब्सक्राइब करके। और अगर आप हमारे इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है समर्पण लर्निंग पॉइंट। क्या चैनल के नाम से ही है समर्पण लर्निंग पॉइंट। आप इस पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और उसमें आपको 2 ग्रुप दिखेगा, दोनों इसी नाम से होगा। एक का नाम सेम होगा समर्पण लर्निंग पॉइंट, और एक का नाम होगा समर्पण लर्निंग पॉइंट डॉट ग्रुप। समर्पण लर्निंग पॉइंट जो ग्रुप होगा उस पर आपकी सिर्फ PDF मिलेगी, और समर्पण लर्निंग पॉइंट का जो डॉट ग्रुप होगा उस पर आप कोई भी डॉट पूछ सकते हैं, आपको क्लियर कर दिया जाएगा डॉट को। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें, आपको फ़ायदा होगी ही। तो चलिए, टेक केयर। अगले क्लास में मिलती हूँ मैं ऑब्जेक्टिव के साथ। और लास्ट बार फिर से बोल रही हूँ, एक रिक्वेस्ट है हमारी कि लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। टेक केयर, अच्छे से रहिए।